हाय निखिल, कैसे हो आप? बस अच्छे हैं, आप बताइए। ऑल गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग द कॉल निखिल। आई नो आपका शेड्यूल काफी टाइट रहता है। सो बट फाइनली आई गॉट योर availability. So yeah, thank you for taking your time out for this conversation. So निखिल, आपके बारे में मैंने ऑफ कोर्स अपने रेफरेंसेस से सुना, अपने फ्रेंड से काफी कुछ सुना है अबाउट यू रन अ काउ क्यू। बट उससे पहले आपकी स्टोरी काफी फैसिनेटिंग है। एंड उसके बारे में अगर आप बता सकते हो, बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने सूरत एनआईटी सूरत से इंजीनियरिंग की है। एंड देन फ्रॉम देयर टू कमिंग बैक टू ऑल टुगेदर काउ क्योर, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है आपकी। सुनिए, हाउ डिड यू स्टार्ट इट ऑल टुगेदर? अगर आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो तो। अभी मैं अगर मेरा हिस्ट्री सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कैसे यहाँ पे आ गया। अ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि मेरा 12th में बायोलॉजी नहीं था और ओके। और यही करना था कि इंजीनियरिंग करना है। तो हम जाके अभी उस टाइम पे IIEEE था तो उसके थ्रू हम लोग पहुँच गए एनआईटी सूरत में। ओके, लेकिन पास आउट जॉब भी मिल गया था, सिलेक्शन भी हो गया था उस समय पे कौन सी और कंपनी में आप जॉब फॉर्च्यूनेटली कर रहे थे निखिल? मैं जॉब नहीं कर रहा था लेकिन हमारा प्लेसमेंट हो चुका था 3rd ईयर में। अच्छा। विप्रो में प्लेसमेंट हो चुका था, हैदराबाद मिल गया था, उसकी जगह भी मिल गई थी। तो ओके। लेकिन ऐसा हुआ कि फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली क्या आप उसको बोल सकते हैं, उस समय पे तो अनफॉर्च्यूनेट लग रहा था, लेकिन अभी लगता है कि फॉर्च्यूनेटली मैं बीमार गिर गया अचानक से। हाँ, उस समय पे रिसेशन चल रहा था, अगर आपको याद है 2008-9 की बात है। करेक्ट करेक्ट। रिसेशन चल रहा था और फिर हम लोग क्या कोचिंग पढ़ाते थे सूरत में। तो अचानक एक दिन मैं साइकिल चला रहा था तो अचानक मेरे पैर में एक जकड़न जैसा आ गया पूरा और मैं एक साइकिल से गिर गया और गिर जाने के बाद में मेरे दोस्तों ने फिर जहाँ पे रहता था हॉस्टल में वहाँ पे लेके आए और मैंने देखा कि मेरा जो पैर था, घुटना जो था इतना बड़ा सूज गया एकदम से और मैं सोचा अरे ऐसा ना ऐसा कैसे हो गया? तो फिर हम लोग ऑर्थोपेडिक के पास गए, उसने बोला कि आपको एमआरआई करना पड़ेगा। एमआरआई कर लिया, 2 दिन के अंदर घुटना और भी मोटा हो गया और पूरा सूज गया और फिर उसने बोला कि आपको ऑर्थोस्कोपी करनी है। तो मैं बोला ठीक है, ऑर्थोस्कोपी करना है तो बड़ा ऑपरेशन है, जनरली एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनका ऑर्थोस्कोपी होता है, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसी दौरान ऐसा हो गया कि मेरे आँखों की दृष्टि चली गई पूरी। इट वाज़ और लाइक ये आप बात कर रहे हो 2009 की, इज इट? ये 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। जून जुलाई का मंथ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून जुलाई का मंथ था और सो उस समय आप पे जब बोल रहे हैं आंखों की दृष्टि चली गई, मतलब? मतलब मेरा ट्रीटमेंट चला था ऑर्थोपेडिक के पास में हाँ। कि घुटना बहुत बड़ा हो गया है और उस समय पे अचानक मैं एक बार सो के उठा तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये दोपहर का टाइम था और मेरे सामने पूरा ब्लैक था कंप्लीटली और उसके कुछ दिन पहले मुझे कंजक्टिविटिस हुआ था, तो आँखें पूरे रेडिश हो गई थी और तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट ले रहा था तो अचानक आँखें पूरा गायब हो गया, मतलब इट वाज़ लाइक ब्लैंक कंप्लीटली और मैं ऐसे चिल्ला रहा था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा करके और दैट वाज़ लाइक फॉर 10 मिनट्स ये सीन चलता रहा और धीरे फिर दृष्टि वापस आ गई। तो हमने ओके। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए सूरत में, लेकिन सब लोग कुछ ऐसा ठोस कुछ नहीं मिला, तो कुछ दोस्त लोग बोले कि बॉम्बे जाते हैं, मुंबई पास में था हमारे लिए, तो मुंबई गए और फिर मुंबई में हमने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक से बात किया और एक ऑर्थोपेडिक थे, जो मेरे अंकल के क्लासमेट थे और वो सचिन तेंदुलकर के सर्जन रह चुके थे। तो उनके ओके। पास उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था और फिर वहाँ पे 2-4 हॉस्पिटल्स थे, उनके पास भी ओपिनियन लिया। 2 बार एमआरआई निकाला तो सबने बोला कि इट इज़ अ 100% मेनिस्कस लिगामेंट टियर। जो घुटनों के अंदर ओके। एक लिगामेंट होता है, उसका टियर बताया गया और फिर ये बताने के बाद में सबने बोला कि आपको ऑर्थोस्कोपी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे किसी भी सर्जरी करने से पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं करनी चाहिए सर्जरी और और इस पूरे प्रोसेस में आपका जो घुटना था स्वेलन था, पूरा सूजा पूरा हुआ था? बिल्कुल और उस टाइम ओ, पे क्योंकि मैं दूसरे पैर के बल पे चल रहा था, तो वो घुटना भी धीरे-धीरे सूज रहा था। तो धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि मुझे व्हीलचेयर पे जाना-आना पड़ा हर जगह पे और उसी दौरान मेरे आँखों से बेसिकली इट वाज़ माय राइट नी, मेरा राइट नी था और लेफ्ट साइड का आँख था।
तो ये आँख पूरा रेडिश हो गया और उसमें से ब्लड निकलने लगा। तो Okay. इट वाज़ लाइक इनक्योरेबल कॉर्नियल अल्सर। और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर योगेश चंद्र करके, तो उन्होंने उनका बांद्रा में क्लिनिक था, तो वो एमबीबीएस थे लेकिन वो कभी एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय पे उन्होंने एमआरआई चेक किया और मेरा घुटना फिज़िकली चेक किया और उन्होंने बोला कि ये एमआरआई रिपोर्ट और ये घुटना दोनों अलग है। तो मैं थोड़ा-सा चौंक गया और बोले कि ये एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो मेनिस्कस लिगामेंट टियर 100% है, तो इट शुड बी विजिबल इन द क्लिनिकल असेसमेंट। वो नहीं दिख रहा था उन्हें और तब उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो नीड ऑफ आर्थोस्कोपी। तो मैंने उनके पास ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसी दौरान मुझे, जैसे मैंने अभी कहा कि आँखों का जो इश्यू था, अचानक से एक अटैक आ गया और उसमें से एवरी डे आई यूज्ड टू यूज़ 40 टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स। 40 types of eye drop. 40 प्रकार का आई ड्रॉप्स मैं एवरीडे यूज़ करता था। मतलब एक के बाद एक ऐसा कंटिन्यू चलता रहता था 24 घंटा और ये इतना पेन करता था और लिटरली आँखों में से खून ऐसे टपक रहा ऐसा था। Okay. तो इट वाज़ लाइक वेरी रेयर थिंग। तो मैं बॉम्बे के जितने भी टॉप के स्पेशलिस्ट थे, कॉर्निया के, आई के, सब ने मेरे को बोल दिया कि इट इज़ इनक्योरेबल कॉर्नियल अल्सर एंड व्हिच कैन लीड टू माइट बी कॉर्नियल कैंसर आल्सो। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे सब दोस्तों ने तो डिसाइड ही कर लिया था कि इसको व्हीलचेयर पे बिठा देंगे और पहले के वो फ़िल्म में भी दिखाते थे ना डाकू लोग ऐसा, काला पट्टी डाल देंगे यहाँ पे एक आँख के So ऊपर। आपने एक वर्ड यूज किया corneal cancer. It was a incurable corneal ulcer and it could have lead to corneal cancer. अच्छा, ulcer, it is corneal ulcer, it could lead to the corneal cancer. Exactly, correct. तो और सारे ये symptom was almost the same, is it? यस, तो ऐसा मुझे उन लोगों ने समझाया, तो इतना सब कुछ करके कुछ भी रिलीफ नहीं था। तो उस समय पे फिर वो डॉक्टर योगेश आई थिंक वो बाहर थे, सिंगापुर में थे, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात किया, तो वो बोले कि मैं वापस आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लेना। तो उसके बाद में उन्होंने एक्यूपंक्चर से मुझे मेरा आँख नहीं खुल रहा था, तो वो खोल दिया और लिटरली ही क्योर्ड माय आई दैट टाइम एंड बट एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू हिज क्लिनिक एंड सिट फॉर 40 मिनट्स टू 1 आवर with that acupuncture needles in my hand and eyes and on the face. तो लाइक दिस ये 6 महीने चला और जब भी कभी मौसम चेंज होता था तो ऑलवेज इट यूज्ड टू बी अटैक फॉर मी। दिस यूज्ड टू हैपन एवरी टाइम एंड मैं परेशान हो गया था मैं क्या करूँ करके। और तो फिर meanwhile फाइनली आपके आपके घुटने का पेन इज was a constant. इट वाज कांस्टेंट। आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया फॉर मेनी डॉक्टर्स, मेनी ट्रीटमेंट्स आई ट्राइड बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। सो फाइनली आई स्टार्टेड स्टडीइंग ऑन माय ओन सम थिंग्स, कुछ तो भी होगा इसका। तो फिर मुझे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर शिरीष भाटे करके, वो ठाणा में है। तो ठाणा में है तो उन्होंने क्या मेरा पल्स नाड़ी पकड़ लिया और मुझे पूरा बता दिया कि तुम्हें ये प्रॉब्लम्स सब है। तो मैं पूरा बिलीव किया कि अरे! ये बंदे ने मेरे को बताया है कि मेरे इतने सारे प्रॉब्लम है, बिना किसी रिपोर्ट के या बिना किसी चीज़ के, तो मेरा फुल फेथ बढ़ गया उनके ऊपर। और फिर उन्होंने मुझे गोमूत्र की दवाई देना स्टार्ट कर दिया और उससे धीरे-धीरे मेरा पूरा बॉडी अलग हो गया पूरा सर। मतलब जैसे मैं था पहले, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, भले उसके पहले की भी, घुटने का तो और आँखों का तो वो तो दूर हो ही गया, लेकिन बाकी भी प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व होते गए। और अचानक से उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि अरे तुम बॉम्बे में क्या कर रहे हो? तो मैं बोला कि ये ट्रीटमेंट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और बोले अपने गाँव जाओ, वहाँ पे गाय की सेवा करो, आप इतना अच्छा हो गया हेल्थ आपका तो। तो मैंने फिर पूछा कि मैं कैसे कर सकता हूँ? तो थोड़ा उन्होंने मार्गदर्शन किया और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर मैं खुद इस बीमारी से ठीक हो सकता हूँ, इतना रेयरेस्ट टाइप था कि मेरे लिए एक 10 फीट चलना एक सपना था, ऐसा मेरा हाल था उस टाइम पे। जो भी लोगों ने मुझे उस समय पे देखा है या उस समय मिले तो वो लोग जानते हैं और अभी मुझे मिलते तो वो भी एकदम मिरेकलस समझते उस चीज़ को, कि कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकला हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी करियर इसी में करूँगा। तो वो जो मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था,
कि हाउ सो ये जो पूरा प्रोसेस था आपके ट्रीटमेंट का, ये 6 महीना चला या फिर इट वाज़ मोर लॉन्गर? years. कितना साल? I kept on 3 years. ओके, I kept on changing doctors. अच्छा, तो फाइनली मुझे डॉक्टर शिरीष भाटी मिले। ओके, ओके। और तो ये उसके उन्होंने जो बाद में ट्रीटमेंट, मुझे कभी भी इसका क्या बोलते हैं रिकरेंस नहीं हुआ इस चीज का। और मुझे स्पेक्स भी हुआ करता था, स्पेक्स भी नहीं है अभी मुझे। तो अभी तो उस टाइम पे सिस्टम पे काम करते थे हम लोग, तो आंखें दर्द करती थी स्पेक्स के साथ में। अभी बिना स्पेक्स के दिन भर बैठना पड़ता है लैपटॉप के सामने, तो भी कुछ नहीं होता है। और ये डॉक्टर सुरेश ने जो मेडिसिन दिया था, जी, वो शिरीष किस टाइप भाटी। का मेडिसिन था? मैं- वो आयुर्वेदिक मेडिसिन थे और उसमें गोमूत्र की दवाइयाँ ज्यादा थी। तो उस दिन मैंने एक्चुअली डिसाइड किया कि मुझे भी इसी में करना है, तो मैंने और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया इसके अंदर। और मैंने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। जो भी जहाँ कहीं पे भी नॉलेज मिलता था आयुर्वेद के बारे में, तो मैं वहाँ पे जाता था, वो नॉलेज लेता था और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। दोस्त परिवार में या कोई बीमार है, कभी पता चल गया, तो उसे दवाई देके या उसे कुछ डाइट देके ठीक करने की कोशिश कर। धीरे-धीरे ये बढ़ता गया और फिर ये एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे आपने जो सवाल पूछा है कि हाउ डिड आई रीच टू दिस काउ क्यूर, तो दैट वाज़ माय डिसीज़ इज़ द मेन कॉज़ फॉर मी टू रीच टू काउ क्यूर। सर आपने एक बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, काऊ क्यूर। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने बोला था कि एक डॉक्टर सुरेश ने बोला आपको कि आप घर जाओ, गाय की सेवा करो। सो ये सारी चीज़ें रिकवरी के बाद की बात है रिकवरी या के फिर बाद की बात। रिकवरी, या फिर रिकवरी के रिकवरी बाद। के प्रोसेस में भी? रिकवरी के बाद की बात है। और ये आपका जो डॉक्टर सुरेश का जो ट्रीटमेंट था, वो कितना लंबा चला? ऑलमोस्ट 1 साल तक चला होगा उनका ट्रीटमेंट। शिरीष भाटी जी। ओके, अच्छा। एंड मीनवाइल यू वर आल्सो वर्किंग, इज इट? नो, आई वाज़ नॉट वर्किंग। आई वाज़ एक्चुअली associated with ISKCON, Hare Rama Hare Krishna, and Mhm. so I was, since I was physically handicapped that time, right? And I thought now my life is like I should is not Okay, productive. okay. So I should serve God basically, and I should devote my time in that way. So that's how you started following the ISKCON too. Okay. Before my college days also, I used to follow it. Yeah. So आप बेसिकली गुजरात से हो? No, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप महाराष्ट्र से हो और आपका कॉलेज था आपका सूरत में? ओके, NIT सूरत, yes. अच्छा। आप where you put up in Maharashtra? परभणी। Parbhani. Yeah. Okay, okay. Okay, so coming back to the cow care, बड़ा fascinating story altogether. uh, मैं बहुत गाय ब्रीफ के, ब्रीफ में आपको बताया है। हाँ, हाँ, बट नहीं, मैं उस पे एक्चुअली आ रहा हूँ, इसलिए हमारा कन्वर्सेशन है एंटायरली। सो जब आप बता रहे हो कि गौमूत्र के थ्रू, सो वो प्रोसेस क्या था? मतलब आप उसे ड्रॉप की तरह आइज़ में डालते थे या फिर इट्स एंटायर जर्नी? क्योंकि उसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अ, ऐसा सुना गया है कि गाय 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 के साथ cuddle करने से, प गाय के गाय गौमूत्र से नहाने से, फिर उसके आँखों में भी डालने से बहुत सारे फ़र्क होते हैं। मैं जी, गलत भी जी, हो सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ एक चीज़ें मैंने भी सुना है। जी। तो व्हाट वाज़ योर प्रोसेस? और जो भी था आपको मेडिसिन दिया गया, डॉक्टर सुरेश ने दिया, वो या तो खाना था या फिर आई ड्रॉप था, क्या थी? अगर उस पे दोनों थोड़ा दोनों एम्फसाइज़ कर। इट दोनों वाज़ चीज़ थी। मिक्स ऑफ बोथ। मेनली क्या इंटरनल क्लींजिंग था, तो इंटरनल मेडिकेशंस थे, बेसिकली इंटरनल मेडिकेशंस थे। एंड डिड यू गेट द क्लैरिटी कि हुआ क्या था आपको? उसमें कोई यस, क्लैरिटी मिला? यस, वो चीज़ मुझे बताना रह गया वो चीज़। तो बेसिकली मॉडर्न एलोपैथी के टर्म से, तो मेरे जो अंकल हैं वो स्टेम सेल्स थेरेपिस्ट है यूएस में। तो उन्हें जब ये सब मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए बोले थे। तो उसमें से एक था HLA-B27 नाम का एक टेस्ट है, जो मेरा पॉजिटिव आ गया। और वो जो दर्शाता है, वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को। हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ। वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कि ओके, आपकी खुद खुद की इम्यूनिटी ही बेसिकली आपकी डिसीज़ का कारण बनती है। ओके। तो उसके वजह से ये सारे सिम्पटम्स आ गए थे, और जो मेरा स्पेसिफिक कंडीशन था, उसका नाम है राइटर्स सिंड्रोम। उसको और भी दूसरा एक नाम है रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसमें आपका एक ओके, साइड या का हाथ और दूसरे साइड का घुटना या दूसरा लिम्ब ये अच्छा। अफेक्ट होता है। यस। और ये लाइक 1 इन 1 मिलियन पर्सन को ऐसा होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्च्यूनेट या अनफॉर्च्यूनेट। फॉर्च्यूनेटली, अनफॉर्च्यूनेटली।
ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट। सो रिगार्डिंग दिस काउ क्योर, क्या है ये काउ क्योर? रादर देन सो मी काउ टॉकिंग, क्योर आई कैन मतलब टर्म इज लाइक दो वर्ड से एक होता है काउ केयर, मतलब हाँ, गाय का सेवा करना। काउ क्योर, so cow cure means you are getting something from the cow which can be used as a cure for your problems. okay, so it's not the cure for the cow, it's rather leveraging cow for Cure the cure from the of the cow. society. Yes, cure from the cows. Cow cure हमने इसका एक ऐसा बनाया है। A cow cure means a cow cure, sure cure from mother cow for your health, for your mind, for your economical problems, for social problems, for everything. ओके, ओके। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? अगर आप उस पे थोड़ा बेसिक पे एम्फसाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्टोरी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अप, बिकॉज़ स्पेशली जब आप इस ओके, आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम द सम पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी हू इज़ वर्किंग इन द मेजर सिटीज़, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हो, स्पेशली व्हेन यू आर पास आउट ऑफ सच प्रीमियम कॉलेज एज़ वेल। तो हाउ हैज़ इट गॉन ऑल टुगेदर? मतलब 1 काऊ खरीदा, 2 उससे 2, 3, 4, 5। बेसिकली आपको कोई भी चीज आप समझते हैं तो उसका पहले फिलोसॉफी होता है, थ्योरेटिकली करेक्ट, आप चीज को समझते हैं, देन उसके बाद में उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, राइट? करेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकली समझना है कि हाउ काउ इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा आयुर्वेद का मतलब है आयुः वेदः, मतलब जीवन का या आपके आयुष्य का, वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज, आपके जीवन का नॉलेज, इसका मतलब है आयुर्वेद। और इसके अंदर सब चीजें आ गई जो आपके आयुष्य से निगडित होती है। तो गाय जो है वो, गाय का गोबर खेती के लिए इस्तेमाल होता है, पहले होता था, अभी फिर से लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट टॉपिक। बट टू बी इन ब्रीफ, गाय के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स था। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और शुरुआत से गाय, बैल, ये जो जानवर है ये खेती में इस्तेमाल होते हैं और उनके गोबर से खाद बनता है और वही खाद से अच्छा सब्जियां उगती है, अनाज उगता है और उसी को खा के हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और तब जाके हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में कि आपका शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा गया है संस्कृत में, आयुर्वेद का श्लोक है। शरीरम आद्यम मतलब शरीर आपका आद्यम, खलु, खलु मतलब सच में, सही में, धर्म साधनम, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब आपका कर्तव्य। आपके कर्तव्य फॉलो करते हुए उसको जब आपको निभाना है तब उसके लिए आपको शरीर की आवश्यकता होती है। अगर कोई इंसान है जो शरीर से वो ग्रस्त है, व्याधि से ग्रस्त है, तो वो ना धर्म कर पाएगा, मतलब अपना कर्तव्य ना कर पाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ऐसा कहा गया है। मतलब 4 पुरुषार्थ है वैदिक सभ्यता के अनुसार। धर्म है मतलब कर्तव्य, और क्यों करना है कर्तव्य? तो अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए। धर्म, अर्थ, काम मतलब अर्थ प्राप्ति किसके लिए करनी है? तो एन्जॉयमेंट हर किसी को करना है ज़िंदगी में, राइट? काम का मतलब होता है एन्जॉयमेंट। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और जब ये सब पूरा हो जाए तो इंसान मोक्ष की तरफ जाता है अपनी लाइफ के अंत में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है। बिना स्वस्थ शरीर के इसमें से कोई भी एक चीज़ आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो स्वस्थ खाना भी चाहिए। आपको शुद्ध खाना, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, इन सब की ज़रूरत होती है। तो शुद्ध खाना कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। अगर खेत में गोबर नहीं डलेगा, अच्छी खाद नहीं होगी तो आपके पास खाना नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा जो शुद्ध स्वरूप में है। और वो खाद कहाँ से आएगा? वो गाय और बैल से आएगा, अन्य कहीं से नहीं आएगा। तो इसलिए आप अगर रूट में जाएँगे तो गाय मिलेगी आपको। आपको कनेक्शन ओके, समझ में आया मैं जिस तरह से बता रहा हूँ? करेक्ट, 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 करेक्ट। तो ये बेसिकली सेंटर पॉइंट है। इस वहाँ से फिर इसलिए काऊ क्यूर, तो गाय से हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। आइडियली 3 ही चीज़ें मिलती हैं, जैसे पहला होता है गोमूत्र, दूसरा गोबर, ये 2 चीज़ मिलती है और तीसरा दूध मिलता है, लेकिन हर गाय से नहीं मिलता है। तो फिर दूध से हमें, अगर दूध मिल जाता है तो दूध से हमें छाछ मिलता है और मक्खन मिलता है और फिर मक्खन से हम लोग घी निकालते हैं।
तो उससे 5 चीजें टोटल, एक 5 में हमने उसको समराइज कर दिया, तो पंचगव्य उसको कहते हैं। और ये 5 जो चीजें हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मायने रखती है। शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों के इम्बैलेंस से दोष पैदा होते हैं, और जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिसीज शरीर के अंदर है। अभी इन 5 चीजों का अगर हम लोग नित्य सेवन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो दोष है, वात और पित्त और कफ, ये हमेशा बैलेंस में रहेंगे और दोषों की उत्पत्ति होने से उसे रोक देंगे। ये हो गया। तो ये हो गया गाय का हेल्थ से कनेक्शन, राइट। और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तब हमारा मन भी अच्छा रहेगा। जो बीमार व्यक्ति होता है उसका मन काम नहीं करता ठीक से। तो अगर हम लोग, मन क्यों ठीक नहीं रहता हमारा? क्योंकि हम लोग हमेशा निगेटिव चीजों के पास रहते हैं। मन की निगेटिविटी बेसिकली निगेटिव चीजों की वजह से आती है। किसी कोई डिस्टर्ब व्यक्ति है और एक अच्छा व्यक्ति उसके पास थोड़ा देर रहने लगता है, तो क्या हो जाता है, उसका भी मन डिस्टर्ब होने लगता है, राइट। तो मन का स्टेबल होना, मन को पॉजिटिव हमेशा रखना, इसलिए क्या है कि हम अभी आजकल बोलते हैं कि नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम लोग नेचर में जाते हैं, पेड़ को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं चरते हुए, तो हमें एक प्रकार का एक सुकून महसूस होता है। हर कोई व्यक्ति इसको देख सकता है। जो आपने काउ कडलिंग का शब्द इस्तेमाल किया इसके पहले, वो क्यों आया है? क्योंकि लोगों को रिजल्ट उसका मिल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या, प्रेम चाहिए इस पूरे जीवन में। और आजकल क्या होता है कि धोखा बहुत होता है प्रेम में। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है कि प्राणियों में प्रेम खोजने की कोशिश करते हैं। कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि काउ कडलिंग थेरेपी उसी से स्टार्ट हुई है। और लोगों को बेनिफिट ऐसा मिल रहा है कि जब काउ कडलिंग मतलब क्या है कि गाय के साथ समय बिताना, गाय को उसको चारा खिलाना या उसके पीठ में से हाथ घुमाना, उससे प्यार करना, कडल करना बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि मन शांत रह जाता है। आप ये चीज को अनुभव कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला में बहुत सारे लोग आते हैं और गाय के बस वहां पे खड़े रह के देखते हैं, तो उनको मन को शांति मिल जाती है। तो ये हो गया मन का। शरीर हो गया, मन हो गया। फिर उसके बाद में अगर ये शरीर और मन स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली समाज के अंदर वो व्यक्ति कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा, और जिसके कारण उसके आजू बाजू के जो लोग भी हैं वो भी उसी तरह से बन जाएंगे और वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। पूरी भारत का जो इकोनॉमिक्स है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। आज गाय और बैल बहुत हट गया है कृषि से, और केमिकल फार्मिंग हो रही है। तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा मायने में केमिकल के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, इसके ऊपर। और उसके अलावा फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो खाना खाते हैं तो उससे डिसीज बढ़ते हैं, डिसीज बढ़ते हैं तो फिर मेडिकल इंडस्ट्री बढ़ जाती है, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ जाती है, फिर हमारा उसके ऊपर का एक्सपेंस और बढ़ जाता है, राइट। ये मतलब छोटा सा चीज है लेकिन बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो आज हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। किसी इंसान का भी उसको इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है मैं कभी न कभी बीमार गिरने वाला हूँ। तो अगर वही हम लोग बीमार ही ना गिरे तो हमारा सब पैसा बच जाएगा। तो इकोनॉमिक्स वहां पे आ गया। करेक्ट। तो if you have a cow, if you understand cow in this perspective, then most of your problems in the life will get solved. That is why we say it's cow cure. इंटरेस्टिंग। सो आई मीन सबसे पहले तो ये पर्सपेक्टिव मेरे लिए नया था विद रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स बेसिक हम सबों को पता है, बट इस पर्सपेक्टिव से देखना इज समथिंग व्हाट इट टेक्स एंड somebody who has gone through it. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विद रिस्पेक्ट टू द काउ क्योर, आपने आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ऑफ कोर्स ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, या फिर इवन यू हैव गॉन इनटू डीप इनटू इट, So what we बट did is we tried to educate the people. So we established one institution called as Vedic Academy for Panchagavya Education. ओके, सो बाय देन आपको अच्छा खासा नॉलेज गेन हो चुका था, इज इट? एग्जैक्टली। और दूसरा एक चीज है कि मेरे परिवार में जो मेरे 2 पीढ़ी पहले, मतलब मेरे दादाजी के पहले, सब लोग वैद्य हुआ करते थे हमारे फैमिली में। अच्छा। तो ऑलरेडी वो आयुर्वेद का नॉलेज था,
जीन्स में होगा शायद, इसलिए उसको फास्ट पिकअप कर लिया मैंने। ओके। तो बहुत आसान गया वो चीज़ करना। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास तो कुछ डिग्री वगैरह कुछ थी नहीं, तो बस एक नॉलेज था, एक्सपीरियंस से फिर वो चीज़ें धीरे-धीरे आ गई। लेकिन जो जीन्स में अगर ब्लड में वो चीज़ है तो उसको फास्ट पिकअप किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, वो एकेडमी स्टार्ट की, और मैंने और घनश्याम जी है मेरे मित्र गुजरात के, जिनका गोकृपा प्रोडक्ट्स करके बहुत फेमस ब्रांड है। गाय के क्षेत्र में पहले से काम करते थे, तो हमारी एक मित्रता हो गई। और फिर हमने वो एकेडमी स्टार्ट किया और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास ऑलरेडी मार्केट था, तो परभनी हमने। से इज इट? यस, ही इज़ अच्छा, तो बेस्ड इन आपने जर्मनी। तो आप घनश्याम जी से के साथ एसोसिएट हुए थे? एग्ज़ैक्टली। तो हमने ओके। मिलके वो एकेडमी स्टार्ट करके फिर सेमिनार्स लेना स्टार्ट कर दिया। एक 4 डेज़ का सेमिनार्स हम लोग लेते थे, 32 आवर्स का, एवरीडे 8 आवर्स, मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज्ड टू ट्रेन पीपल in health consciousness, basically what is vata pitta kapha, what is ayurveda, what is the proper diet for you to follow. तो इस और तरह ये से हम लोग। ऑडियंस कौन होते थे जनरली, निखिल? और नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक। ओके, तो ये ऑडियंस उनके इंस्टीट्यूट में या फिर उनके आश्रम में आते थे, इज इट? नहीं नहीं, जैसे कि उनका काउ प्रोडक्ट्स का पहले से ही मार्केट था भारत में, ओके। तो ओके। उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो उसके थ्रू हमने बैंगलोर में सबसे पहला सेमिनार लिया 4 डेज का। फिर जैसे बहुत इट गेन पॉपुलैरिटी अ लॉट, एंड जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें आए थे, उन्होंने उनकी इच्छा थी कि ये सेमिनार और भी कहीं जगह पे हो, तो हम्म। फिर उन्होंने और नेक्स्ट जगह पे अरेंज किया। तो ये बढ़ता गया, बेसिकली ओके। बढ़ता गया। और उसमें काफ़ी सारे लोग के हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो कि पेशेंट्स थे। तो हमने उनको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। 2014 में हमने एकेडमी एस्टेब्लिश की, और 2014 में बैंगलोर में सबसे पहला मेरा सेमिनार था, गांधी भवन में, वहाँ पे। और वो काफ़ी पॉपुलर था, ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल अटेंडेड, मेडिकोस एंड नॉन मेडिकोस। और बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे आए थे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हमें मिला उसके बाद में। तो वो स्टार्ट हो गया फिर जर्नी वो। अच्छा, तो मतलब आपका जो जर्नी शुरुआत हुआ वन एसोसिएटेड विद द घनश्याम जी, आपने नाम बताया, एंड देन यू स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग ऑल टुगेदर ऑन एग्जैक्टली। बेसिक आयुर्वेदा, आई मे इफ आई मे से सो। यस, ओके। करेक्ट, या। ओके। ओके। सो ये काउ क्योर क्या उसी का एक्सटेंशन है घनश्याम जी के साथ, या फिर एक सेपरेट ब्रांड है? नो, इट्स नॉट अ ब्रांड आई वुड से, बट या यू कैन से ब्रांड। बट हमने कभी इसको ब्रांड जैसे प्रमोट नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली इट्स अ फिलॉसफी, काउ क्यूर, एंड इट इज अ फिलॉसफी ऑफ ऑल ओवर वैदिक लिटरेचर्स। वेदों में सब ओके। कहा गया है ऑलरेडी। तो काउ क्यूर फिर हमने इसको एक्सपांड करना है हर जगह पे, राइट? तो फिर हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, काउ क्यूर फाउंडेशन इस नाम से। और उसी ट्रस्ट के अंडर फिर हम लोग अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली फर्स्ट इज हॉस्पिटल, वेयर पीपल कैन कम, दे टेक ट्रीटमेंट एंड गेट बेटर। क्योंकि जो भी हम लोग रूल्स बताते हैं लोगों को, तो घर के अंदर उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो तो आर दीज ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, these treatments are not free of cost, but because it requires it has some cost, right? So we cannot. इसीलिए मैंने पूछा आपसे, मतलब क्या सिनेरियो है उसका? Not free of cost. It's a normal whatever the regular charges are there, that we charge for this hospital. And some, if some needy person is there, we do it free of cost for that particular person. ओके। ओके। Yeah, and then this hospital is like our commercial aspect of our project. ओके। Apart from that, we have social aspects, like we have Goshala. As of now, हमारे मेरे पास अभी 32 गाय है गौशाला में, जिसका महीने का खर्चा हमारा ऑलमोस्ट एक 30 to 50,000 जाता है। और उसके साथ में हम लोग अभी गुरुकुल चला रहे, अभी उसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। और भगवान कृष्ण का एक मंदिर भी हम लोग बना रहे हैं, उसका भी काम चालू है। उसी के साथ हमारा एक प्लान है कि ओल्ड एज होम का, जहाँ पे लोग उनके बुढ़ापे में आ सके, और ये सब एटमॉस्फेयर जो है, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, उसके अंदर वो रह के अपनी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी को वो गुज़ार सके, ये एक है। और गुरुकुल का जो हमारा जो कांसेप्ट है, वो ऐसा है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें करेंगे। हम फीस नहीं लेंगे किसी से भी। इट विल बी लाइक व्हाटएवर द पेरेंट्स जो भी कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फीस स्ट्रक्चर नहीं रहेगा।
और उनको बचपन से हम लोग वैद्य की शिक्षा देंगे, उसमें आयुर्वेद प्रमुख रहेगा। अगर बचपन से ये आयुर्वेद की शिक्षा किसी को मिल जाती है तो आगे जाके वो, अगर भले ही वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन अपने आप को वो स्वस्थ जरूर रख पाएगा। करेक्ट। और जब आयुर्वेद की शिक्षा मिलेगी तो उसे सही या गलत की सूझबूझ रहेगी। ओके। ओके। ये हमारा कंसेप्ट है बेसिकली। ये तो खैर इस पे मैं आने ही वाला था, लेकिन इससे पहले जो मेरा सवाल था कि ठीक है, आपने एक्सटेंशन से शुरू किया, आपने कहा बाय नाउ यू गाइस हैव 32 काउस, 32 गायें हैं आपके पास। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? ये आपका सेटअप आपने बताया परभनी से, तो तो इन टर्म्स ऑफ, 2000 सॉरी 2013 12 में, सॉरी 2012 में, 12 या 13 में शायद, तो मैंने 3 गाय खरीदा था उस टाइम पे। अच्छा, ओके, ये घर पे इज इट? हाँ, घर पे ही आपने 3 गाय खरीदा था? हमारा खेत है, मेरे घर का खेत है, तो वहां पे मैंने अच्छा। 3 गाय खरीदा था। और हाँ। उस समय पे मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि ओके। क्योंकि मेरे बीमारी की वजह से ना मैं कंपनी ज्वाइन कर पाया था, ओके। और ओके। मेरे पास कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं था उस समय पे। तो ओके। मैंने फिर से मेरे दोस्त लोगों से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 73,000 जमा कर लिए थे उस time पे। ओके। तो फिर उसमें से 3 गाय आई थी उनके ट्रांसपोर्ट के साथ में, तो मेरे दादाजी ने मुझे पैसे उधार दिए थे उस समय पे, तो मैंने ओके। उनको वापस लौटा दिए वो पैसे। तो वो 3 गाय से जर्नी स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद में लोगों को जैसे पता चला कि यहाँ पे गाय संभालते हैं, तो क्या है कि किसी को गाय अगर दूध देना बंद कर दे तो लोग हाँ, उसको बेच देते हैं। उसको और डिज़ोन कर उसका देते हैं जर्नी सॉर्ट ऑफ। उसका जर्नी स्लॉटर में होता है इन द एंड, अनफॉर्चुनेटली। सो फिर ऐसी गाय को हमने रखना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अच्छा, तो और वो गाय को एज़ इन अडॉप्ट कर लेते थे आप? यस, करेक्ट। तो इस ओके। प्रकार और से हमारे पास धीरे धीरे गाय ये बढ़ती गई, और किसी के इंटरेस्ट भी था कि हमें गाय संभालनी है, तो हम उसको गाय भी देते भी थे, एक कंडीशन पे अच्छा, कि उसको बेची जाने आगे। यस, ओके। ओके। और ये पूरा सेटअप आपके खेत के आसपास वाले लैंड में यू स्टार्टेड मेकिंग इट, इज इट? करेक्ट। यस। ओके। ओके। एंड फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई, 3 गाय, फिर देन यू आल्सो अडॉप्टेड, एंड देन उसके बाद ये पूरा सेटअप शुरू हुआ, व्हाइल आपका पैरेलली आपका टीचिंग का कोर्स पैरेलली चालू था, इज इट? जी, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि 2017 में कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि नाउ यू हैव बिकम पॉपुलर, so there might be any legal action against you because you are not a authorized doctor, right? Because I सो am a बाय chemical देन engineer. आप जो ट्रीटमेंट करते थे उसमें आप मेडिसिन बनाते थे, या फिर आप घनश्याम जी से मेडिसिन ला के देन यू वर तो सेलिंग इट? मैं घनश्याम जी से मेडिसिन बनाता था और वो सप्लाई करते थे फिर। ओके। उनका सेटअप कहाँ था, गुजरात में? उनका सेटअप है जसदन, गुजरात में। ओके। ओके, सो वहां से आप लाके यहाँ परभनी की तरफ आप दोनों काम में होता था, एक जी, ट्रेनिंग नॉट का, परमानेंट, दूसरा? क्योंकि उस समय पे फिर जैसे हम लोग ने बैंगलोर में सेमिनार लिया, फिर हैदराबाद में लिया, फिर पूना में लिया, फिर राजकोट में लिया, तो वो फैलता गया। और फिर ओके। बेसिकली कि एवरी वीक आई हैव टू विजिट डिफरेंट प्लेस फॉर चेकिंग पेशेंट्स। So अच्छा। 2014 till 2020, I used to frequently travel. Every week I used to travel and check patients. Morning 7 to night 1. That was my schedule. ओके। ओके। तो ओके, सो कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, आपकी गायों की संख्या बढ़ती गई, साथ साथ आपके लोग आपके पास आने लगे, एंड देन अगेन यू डिड नॉट हैव अ सर्टिफिकेशन, एज सच सर्टिफिकेशन, राइट? Exactly. फिर हाउ डिड यू, या फिर आपने वापस से कोई कोर्स किया एज सच? हाँ, तो उस समय पे, क्योंकि आप लीगली यू कैन नॉट प्रैक्टिस आयुर्वेदा एज अ डॉक्टर इन करेक्ट। पब्लिक, राइट? एंड तो फिर मैंने क्या किया कि टू मुझे किसी ने, मेरे पेशेंट ने बताया कि यू कैन गिव अ बायोलॉजी एग्जाम इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो महाराष्ट्र में वो प्रोविजन था, तो फिर मैंने 12th का बायोलॉजी एग्जाम दिया ओके, दिस इज 2017 इंटरेस्टिंग। में। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे बीएमएस को एडमिशन लेना था। तो बीएमएस को एडमिशन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज अ लीगल डिग्री जस्ट लाइक एमबीबीएस इन आयुर्वेदा। हम्म। ओके, सो बीएमएस को एडमिशन लेना है तो आपको नीट अपीयर करना है, राइट? नीट ओके। एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने करेक्ट। नीट एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया। और उस समय पे एज कैप था,
Okay. About 25 years, you cannot appear for the exam, right? You cannot fill the form. Okay. Correct. तो लेकिन उस समय पे किसी भले इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक पिटिशन डाल दी थी कि एजुकेशन इज अ राइट फॉर एवरी इंडियन, तो देयर शुड नॉट बी एज कैप। Okay. और कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया था और एज कैप उठा दिया था, और वो उसी साल हुआ। Okay. उसी साल फिर मैं नीट अपियर कर पाया, उसके नेक्स्ट ईयर वो बंद हो गया। अच्छा, उसके नेक्स्ट ईयर बंद भी हो गया ये बंद भी हो क्राइटेरिया एज सच बंद भी हो ओपन गया। फॉर ऑल, इज इट? अभी जानकारी नहीं मुझे, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर बंद था, इतना मुझे पता है। ओके। तो ऐसा हो गया कि मैंने नीट अपियर किया और अच्छे नंबर्स भी लाए, और फिर मेरे नजदीक के एक लोकल कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया बीएमएस के लिए। तो उसका मेरा कंप्लीशन लास्ट ईयर हो गया, और अभी मुझे लाइसेंस अभी मिलेगा 1-2 महीने के अंदर, और फिर लीगल अच्छा, लाइसेंस। मतलब अभी तक एज ए तरफ से लीगल लाइसेंस आपके पास नहीं था? मेरे पास प्रोविजनल लाइसेंस है अभी। हाँ, मतलब वो तो बीएमएस करने के दौरान या फिर बाद में, बट नॉट एज बाद में सच, राइट? I cleared all my 4.5 years of BMS exams, all written exams I cleared, all vivas and all, and उसके बाद में अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है ऑफिशियली। ओके। ओके। ओह वेल, इम्प्रेसिव। सो आपने नीट के लिए वापस से प्रिपरेशन किया था? नहीं किया, मैंने जस्ट लिख लिया। उसमें मैं बायो में स्कोर नहीं कर पाया, जो भी स्कोर किया मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया। हाँ, वो आपने थोड़ा वो जो इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए किया था, प्रोबब्ली दैट्स व्हाट, बट स्टिल काफी लंबा गैप था। काफी लंबा गैप था, यस। ऑलमोस्ट, अगर ऑलमोस्ट मैं गलत नहीं हूँ तो। 2004 में मैंने 12th पास किया था, और 2017 में मैंने नीट दिया काफी स्कॉलर हो यार आप। था। So yeah, मैंने ये भी सुना है कि you also get so before that I actually wanted to understand, तो आपने अभी थोड़ा सा टच किया with respect to the product range that you have, उस पे आप थोड़ा emphasize कर सकते हो? एक तो मैं जो समझ पाया हूँ based on the conversation, एक तो है आयुर्वेदिक सेगमेंट में आपके मेडिसिन है, दूसरा जी आपने खुद ही बताया ट्रेनिंग एक मेजर सेक्शन है, जी। बाकी आपने फिर आप शुरू करे स्कूल्स, देन यू सेड हॉस्पिटल्स, देन यू सेड, सो क्या है आपकी कितने सारे प्रोडक्ट रेंज है, और ये प्रोडक्ट रेंज इतने आए कैसे, मतलब ग्रेजुअली? जैसे मैंने कहा कि काउ क्योर इज अ श्योर क्योर फ्रॉम मदर काउ, फ्रॉम योर सोशल, इकोनॉमिकल, योर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ऑल काइंड्स ऑफ करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सो हमें हर चीज को टच करना है, तो इसमें ये ओके। सारे 5 चीजें आती है। उसके अलावा मैं शायद एक चीज बताना भूल गया कि हमें एक स्पेशली एबल्ड किड्स के लिए भी एक स्कूल भी खोलना है, ओके। जो जिसको मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, या नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड बट मेंटली हैंडीकैप्ड काइंड ऑफ थिंग। जो ऑटिज्म किड्स होते हैं, जो डिलेड माइलस्टोन वाले किड्स होते हैं, उनके लिए एक एजुकेशन नहीं है। और तो मैंने एक बैंगलोर में एक हमारा सेमिनार था, वो धरित्री चैरिटेबल ट्रस्ट के उनके प्रीमाइसेस में था। तो वहां पे मैंने देखा कि ऑटिज्म के किड्स, आप शायद डू यू नो ऑटिज्म, व्हाट इज ऑटिज्म? ऐसे हाँ बच्चे हाँ, की ऑफ जिनको कोर्स आई नो। करेक्ट। कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों का उन्होंने स्कूल खुला है वहां पे, और उनकी गौशाला भी है। तो उनके गौशाला में मैंने देखा कि बच्चे काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। वो गाय की सेवा करते हैं, गाय के साथ में रहते हैं। तो नाउ दे आर एबल टू डू ऑल देयर जॉब वर्क्स ऑन देयर ओन, जो भी और ये वो पहले बैंगलोर में है, इज इट? बैंगलोर में है। तो फिर मुझे काफी अच्छा लगा वो चीज, वो कंसेप्ट। तो अच्छा। मैंने उनके जो ट्रस्टीज है वहां पे उनके साथ भी डिस्कस किया कि ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बच्चों की संख्या हर जगह बहुत बढ़ रही है, बड़े पैमाने में। करेक्ट। तो वी करेक्ट। शुड हैव, हमें कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हर जगह पे। तो ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परभणी में, तो परभणी से 10 किलोमीटर दूर है हमारा खेत है। तो उस खेत में ये इट्स लाइक अ स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें ये सब चीजें रहेंगी। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे से बनाएंगे, तो उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं पे भी। ओके। तो हमारा जो मेरी जो इच्छा है या मेरा जो सपना है कि हर जगह ये होना चाहिए, हर जगह ये चीज होना चाहिए कि हर व्यक्ति इससे बेनिफिट हो पाए। ओके। तो ठीक है, ये एक
आपने प्रोजेक्ट्स बताए या आपका ड्रीम्स बताया या फिर घर, बट ये सारे ऑपरेशंस के पीछे काफी एक्सपेंसिव कॉस्ट होते हैं आपको पूरा डेफिनेटली, रन करने के लिए। तो इसके डेफिनेटली। फंडिंग्स का क्या सीन है? मतलब अ, यू गेट एन शुरुआत एक्सटर्नल फंडिंग? नो, नो। शुरुआत के दिनों में जैसे कि जो भी मेरा इनकम हुआ करता था, वही मेरा पूरा का पूरा इनकम उसमें चला जाता था। और वो जो मेजर इनकम होता था आपके ट्रेनिंग से होता था और मेडिसिन से होते थे? मेरा कंसल्टेशंस बेसिकली और जो भी मेरे सेमिनार्स हैं, वो सब उसमें हम लोग की गौशाला चलाना, उनका खर्चा चलाना, ये सब मेरे पॉकेट से जाता है सब पैसा पूरा। और फिर धीरे-धीरे जैसे पेशेंट्स को पता चल गया कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसके लिए। ओके, ओके, ओके। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक इट शुड नॉट अर्लियर वो क्या है कि मेरे अकाउंट में आता था पैसा। तो मुझे लगता था कि ये गलत है थोड़ा-सा कि हम लोगों को एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए कि जो उसका एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, जिसके अंदर जिससे किसी को भी डोनेट करना है तो उसके अंदर डोनेट कर सकता है। तो 2017 में मेरे 2 पेशेंट्स हैं, उनके साथ में उन्होंने एक्चुअली मुझे पुश किया था अ, उसको बनाने के लिए। तो वो हमने बनाया और अभी वो अनऑपरेशनल था, टू आफ्टर कोविड इट बिकम ऑपरेशनल। ओके, ओके। तो अगेन सो ओके, पेशेंट्स ने आपके काफी सारे साथ दिए विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग द एंटायर थिंग्स। ओके। और ये जो मेडिसिन का प्रोसेस होता है उस पे मैं थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू मैंने भी सुना है, इनफैक्ट ये मुझे भी काफ़ी बार सजेशन आया है क्योंकि मुझे कफ के इश्यूज़ होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो बोला जाता है कि आप गौमूत्र पियो या फिर इस टाइप की चीज़ें। सो उसका मैकेनिज़्म कैसा होता है? मतलब अगर उस पे आप थोड़ा एक्चुअली क्या क्योंकि होता है कि आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी डिसीज़ हो तो उसका रूट कॉज़ ढूँढना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एलोपैथी में होता है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि आपको अगर फीवर आ गया है, बुखार आ गया है तो एंटीपायरेटिक पैरासिटामॉल खा लीजिए। बदन दर्द कर रहा है तो कॉम्बिफ्लैम खा लीजिए, कोई पैरासिटामॉल खा लीजिए, एंटीबायोटिक खा लीजिए, बुखार हो सर्दी हो गया खाँसी एज़िथ्रोमाइसिन खा लीजिए। एक टिपिकल सिम्पटम्स के बेस्ड आपका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है कि उसका रीज़न क्या है? आपको बीमारी क्यों हुई है? आपको इंडाइजेशन हो गया, उसकी वजह से फीवर आ गया या आप किसी फीवर वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ में संपर्क में थे, वायरल फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से आ गया। तो हर कॉज़ के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट अलग-अलग हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कफ आपने जैसे बोला कि मुझे कफ की समस्या हमेशा होती रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में हीट बहुत ज़्यादा है, पित्त बहुत ज़्यादा है आपके शरीर में। तो उसके कारण कफ की समस्या होती है। अभी आयुर्वेद में भी कफ है, वो केएएफ कफ हम उसको स्पेल कर सकते हैं और हाँ, हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो सीओयूएच कॉफ वो है। सीरियस कॉफ कर तो दोनों चीज़ अलग है थोड़ी-सी। ओके, ओके। तो ये जब आप मेडिसिन का पूरा प्रोसेस होता है तो जी। आप आई एम श्योर अगर आप काउक्यूर के अंदर ही वो मेडिसिन बनाते भी होंगे, राइट? अ, हम सभी चीज़ें के लिए मैन पावर लगता है मेनली करेक्ट? और हर चीज़ हम लोग खुद प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। लेकिन मार्केट में कुछ अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं या हमारे कुछ अच्छा, मित्र हैं जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं और जो अच्छी दवाई बनाना जानते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली उतना समय नहीं मिलता कि मैं ओके, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर उतना ध्यान दूँ। तो कुछ-कुछ दवाई मैं खुद बना लेता हूँ, कुछ मैं मेरे दोस्तों से बना लेता हूँ, कुछ घनश्याम जी बना लेते हैं और कुछ जो है वो मार्केट में से हम लोग जो अच्छी ब्रांड्स हैं, वहाँ से लेते हैं। ओके। तो मैं इस पे थोड़ा देर स्टक रहना चाहता हूँ विथ रिगार्ड्स टू द मेडिसिन जब जैसे गौमूत्र की ही बात करें, तो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो ख़ैर हम सबको पता है, बट आप उसको मेडिसिन में बनाते कैसे हो? इज़ देयर अ सेपरेट प्रोसेस टू इट या फिर अ, उसको बस जो एक गोमूत्र को एज़ अ मेडिसिन लेने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो फ्रेश अगर आपको लेना है, तो फ्रेश मतलब विदिन हाफ एन आवर यू शुड कंज्यूम इट। ऐसा ओके? नहीं कि उसको जमा जमा किया और वो भी ज़मीन के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। उसको आपने हाथों में या किसी पात्र में या किसी बर्तन में उसको पकड़ के फिर उसको लेना चाहिए। उसको भी छान के लेना चाहिए बेसिकली 7 बार कॉटन के जो परत होती है उससे छानना चाहिए और वैसे लेना चाहिए। लेकिन हर किसी के लिए वो एडवाइस नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर हीट ज़्यादा होती है अगर उसने गोमूत्र पी लिया तो उसको हीट और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ओके, बिना मेडिकल एडवाइस के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, एज़ अ दवाई उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम लोग जो गोमूत्र इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टिल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टिल फॉर्म में।
यस, मतलब गोमूत्र कलेक्शन करके उसका डिस्टिलेशन करते हैं, 50% डिस्टिल करते हैं हम लोग उसको। मतलब डिस्टिल मतलब उसका भाप जो होता है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो ठंडा ओके करते हैं, फिर वो डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है, तो वैसे डिस्टिल्ड गोमूत्र होता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ओके ओके। और इसका कंजम्पशन डायरेक्ट किया जाता है, इज इट? इसका कंजम्पशन डायरेक्ट किया जाता है, पेशेंट के अनुसार होता है। अगेन इट इज नॉट यूनिवर्सल समथिंग, No, इट इज I अकॉर्डिंग understand. टू पेशेंट स्पेसिफिक। Okay, okay. Good, Nikhil. I guess काफी फैसिनेटिंग तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपने जैसा पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स सर्टेनली गोना बी अ मेजर मूवमेंट। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने किसी के इंडिया में ऐसा कोई इनिशिएटिव है जो कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ऐसा सुना बहुत है कि बहुत कोई गाय रखते हैं एंड देन डू द सेवा, बट ग्रेजुअली वो आपका एक बिजनेस बन जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कि दैट डज नॉट मीन कि वो जो मिल्किंग गाय नहीं है उसको वो अबंडन कर रहे, बट फिर उसको भी फिर मेडिसिन चेल के लिए या फिर, बट एक पूरा इकोसिस्टम मैंने नहीं सुना है। एंड या आई गेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इट टेक्स डेफिनेटली, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड योर टाइम। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है? मतलब इतनी सारी चीजें आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, इसमें तो देयर इज नो डिनायल अबाउट इट। तो कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, या फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता सकते हो आप, क्योंकि जैसे आपने बताया जैसे बेसिकली हॉस्पिटल। क्या है कि अ, अभी जैसे पकड़ लीजिए, हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में डिसाइड करता हूँ, तो हमारे पास थेरेपिस्ट रहते हैं, मेल फीमेल थेरेपिस्ट रहते हैं जो काम करते हैं, जो मैंने जैसे ये बता दो करते ये हैं। वॉलंटियर, ये वॉलंटियर्स हैं या फिर इज इट लाइक दो वर्क फुल टाइम? इट्स लाइक दे आर पेड बेसिस पीपल, अच्छा अच्छा। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट। ओके ओके। फिर आपने बताया एक गुरुकुल भी आप जी शुरू गुरुकुल, करने वाले हो। जी गुरुकुल में जैसे है कि अ, वो जो कोई भी सिखाने वाले हैं तो वॉलंटियर बेसिस पे रहेंगे, और ओके जो भी कुछ करना है सब बच्चे मिलके आपस में कुकिंग कर लेंगे, आपस में झाड़ू पोछा कर लेंगे, आपस में खेती कर लेंगे, अपना खाना खुद उगाएंगे। ओके। जी, गाय की सेवा भी करेंगे, आयुर्वेद भी सीखेंगे, दवाई कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे, गाय के गोमूत्र गोबर से प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे, प्लम्बिंग भी सीखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी सीखेंगे, अ, हर चीज़ सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई पास आउट कर लेते तो उसको कुछ भी नहीं आता। हाँ हाँ, मुझसे पूछो ना। तो गुरुकुल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो पाए। भले वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन अपनी रोटी वो खुद कमा सके बिना किसी के सपोर्ट के। तो इसके लिए एक करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा। जी, वो 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 हमने ऑलरेडी इन डेवलप प्रोसेस? वो अच्छा, वो हम ऑलरेडी ऑलरेडी आपने डेवलप कर लिया है। जी, जी। एट द सेम टाइम मैंने ये भी सुना है यू गेट अ लॉट ऑफ फॉरेनर विजिटर। यस। वो क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैं आपसे पूछ भी रहा था, बॉस मुझे कोई तो आपका सोशल मीडिया हैंडल दे दो, एंड यू आर नोवेयर। नाइदर आपका इंस्टाग्राम है, नॉट फेसबुक है, नॉट ट्विटर है। तो ये बहुत मुश्किल हो और जाता भी है मैं अनलेस आपको इट्स बताना चाहता हूँ कि मेरे क्लिनिक के बाहर मेरा बोर्ड भी नहीं है। सो इट्स ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। ये इंटेंशनल है या फिर वर्ड ऑफ इंटेंशनल, जैसे जैसे आप एडवर्टाइज करते हैं राइट किसी चीज का, तो जैसे आप एडवर्टाइज कर लेते हैं तो आप कमर्शियल बन जाते हैं, सबसे पहला चीज आता है वहां पे। आपको वहां पे आपकी एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको आपका समय देना पड़ता है, करेक्ट। और फिर आपको एक्सपेक्टेशंस रहता है कि ज्यादा मेरे पास कस्टमर्स आए, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है पेशेंट की तरफ देखने का, वो एज अ कस्टमर बन जाता है, ओके ओके। राइट। और अगर आपके पास बिना किसी एडवर्टाइज के पेशेंट्स आ रहे हैं तो क्यों क्यों एडवर्टाइज करें, अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने भी कहा है कि आपको कुछ तो भी सोशल मीडिया पे कुछ आपका प्रेजेंस होना चाहिए, तो ठीक है, मैं अभी हम लोग कोशिश करेंगे उसके बारे में। जैसे हमारी वेबसाइट थी, लेकिन वो अभी एक मेरे पेशेंट है, तो वो वेबसाइट मेरे डिजाइन कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं खुद ही, तो बोले कि मैं एज अ सेवा वो करूंगा मेरी तरफ से। नहीं नहीं, आपका पॉइंट सही है, बट अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, कोई अगर सही में नीडी है एंड करेक्ट, ही और उसके तरफ शी इज, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग, जी उसको वो बेनिफिट मिलेगा, मैं आपकी बात को मानता हूँ। जी। तो या
सो एक्चुअली मैं समझना चाहती एंटी सोशल मार्केटिंग का पीछे एजेंडा क्या ऐसा है? ऐसा तो बट ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ बिकॉज़ इट्स वेरी रेयर नाउअडेज़ कि किसी की एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी हो चुकी है एंड देन समबडी इज़ सो फेमस, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे कहीं प्रेज़ेंस नहीं है। सो या दैट वाज़ अ क्वेश्चन ऑलटुगेदर। परफेक्ट निखिल, आई गेस मैं आपका नंबर तो पक्का मेंशन करूँगा अपने इस जो भी इसको देख रहे हैं, इन केस समबडी इज़ लुकिंग टू गेट इन टच विथ यू एंड आई गेस ये मेरे लिए काफ़ी कुछ आई ओपनर था विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं पूरे होलिस्टिक व्यू से देखूँ इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दीज़ इनपुट्स एज़ वेल।